गुड आफ्टरनून। चलिए आगे क्लास शुरू करते हैं। जो भी हमारा टॉपिक चल रहा था, टॉपिक में एक्चुअली हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट एम्प्लॉय की बेसिक सिस्टम डिजाइन हमारे पास था। तो सिस्टम डिजाइन में जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे टेंजिबल एंड इनटेंजिबल के एग्जांपल्स एज वेल एज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल बेनिफिट्स, ये हम देख चुके थे। सिस्टम एनालिसिस में मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ही बता दिया था कि फिजिबिलिटी स्टडी का ही ये एक्सटेंशन है। ठीक है, फिजिबिलिटी स्टडी का एक्सटेंशन का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो फिजिबिलिटी स्टडी में हम ये ऑब्जर्व करते हैं या टीम ये ऑब्जर्व करती है कि क्या क्या चीजें हमारे लिए अचीवेबल हैं और कैसे उनको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, जो अचीवेबल है, जो भी प्रिंसिपल्स की बात करी थी या जो ऑब्जेक्ट्स की बात करी थी, उन ऑब्जेक्ट्स के बिहाफ पर जो सिस्टम डिजाइन है, सिस्टम डिजाइन आपका एक्चुअली उनको कैसे प्रोसेस करना है। टर्म जो यूज हुआ था दैट वाज फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो विच विल बी इन फंक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ही यही हो गया कि आपका जो भी आपने फिजिबिलिटी स्टडी में जो डिस्कस किया है, जितना भी देखा है, उसको हम एक्चुअली जो है प्रोसेस एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे। तो एग्जीक्यूशंस के तौर पर हमारे पास क्या होता है कि सर्टेन टूल्स होते हैं और उन सर्टेन टूल्स के बिहाफ पर ही हम डिसाइड कर पाते हैं कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में मैंने जैसे कि आपको बताया था कि एंटायर जो सिस्टम एनालिसिस है दैट विल बी कवर्ड बेसिकली इन 3 पार्ट: ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, प्रेजेंट सिस्टम एनालिसिस एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस वाज हमारा जो टॉपिक था, वो ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस को ही हम डिस्कस कर रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे। तो 3 पार्ट इसमें मेन जो आपके थे उनसे मैंने शुरू किया था। फिर इनफैक्ट जो 4th पॉइंट है उसको रिलेट किया था कि मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एज वेल एज जो ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज एंड इन्वायरमेंट सिस्टम ऑफ डीलिंग कंपनीज। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मैनेजमेंट एंड जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, कितना बेटर हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर्स में अगर हम बात करेंगे तो स्ट्रक्चर्स में क्या प्रोटोकॉल्स की हम बात करते हैं, एक हायरार्किकल लेवल की बात करते हैं, मैन पावर्स की बात करते हैं। तो ये एक एस्केलेशन मैट्रिक्स जो होती है, ठीक है, और जो भी हमारा हर एक लेवल पर एम्प्लॉय या जो आपका मैनेजमेंट बैठा हुआ है वो कितना कैपेबल है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर की जो हम बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर में मतलब ये हुआ कि एक हायरार्किकल ऑर्डर। ठीक है, किस हायरार्किकल ऑर्डर में हमारा जो है एग्जीक्यूशन प्रोसेस का स्टार्ट होना चाहिए और उसी प्रोसेस एग्जीक्यूशन के बिहाफ पर हमारा जो हायरार्किकल ऑर्डर है रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो डिसाइड होता है, सो दैट जो फ्लो हो हमारे वर्क का या प्रोसेस के एग्जीक्यूशन का वो प्रॉपर हो। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट की बात हम जो कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट जिसे बोलते हैं काफी हेल्दी और रिलैक्स इन्वायरमेंट है। तो व्हाट इट मींस कि हेल्दी एंड रिलैक्स इन्वायरमेंट, तो यहाँ पर जब एनालिसिस की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस में आपका जो ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट होगा उसमें जो भी कमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। जो मैंने बोला कि काफी हेल्दी एंड रिलैक्स इन्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का, तो इसका मतलब यही होता है कि जो वर्क कल्चर है, ठीक है, वर्क कल्चर और जो एम्प्लॉयमेंट के जो एम्प्लॉयज है उनके साथ डीलिंग या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेशन या उनका अप्रेजल या उनकी सैलरी या व्हाटएवर जो भी हमारी बेसिक फैसिलिटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, वो क्या क्या एग्जिस्ट करती हैं और कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, कई कंपनी में आपने सुना होगा कि नहीं पैकेज बहुत अच्छा है, ठीक है, और काफी बेसिक फैसिलिटी, इवन ये है कि आप काम भी करिए और इसके बाद आपको रिलैक्स करना है तो रेस्ट रूम बना हुआ है, वहां पर जाके आप रिलैक्स भी कर सकते हैं। तो इस तरह का इन्वायरमेंट की जो हम बात कर रहे हैं,
अगर एम्प्लॉयज को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है तो डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिपेंडिंग अपॉन द वर्क लोड, जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो डिसाइड करता है कि क्या सैलरी होनी चाहिए, क्या अप्रेजल होनी चाहिए, क्या उसको मोटिवेशन के तौर पर हम उसको प्रमोट कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट। तो एनालिसिस में क्या है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सारी चीजें एग्जैक्टली आपकी वहां एग्जिस्ट करेंगी। ये सारी चीजें जैसी जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज है, कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग साइज एंड वर्किंग जो आपका लोड है उसके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट डिसाइड होगा। जो एनालिसिस होगी अप टू द मार्क भी हो सकती है, इंप्रूवमेंट भी हो सकते हैं, और टोटली हमारा फेल भी हो सकता है एनालिसिस में ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज की जो हम बात करें तो जब एनालिसिस हो रही है ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस में तो एम्प्लॉयज की कैपेबिलिटी जानना भी जरूरी है। ठीक है, कि आपने बोल दिया है कि ठीक है एक हायरार्किकल ऑर्डर, जो मैंने अभी इससे पहले जो आपका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करी कि आपने हायरार्की तो बना दी, ठीक है, वहां पर आपने लगा कि जो सुटेबल हमारा पर्सन है, सुटेबल जो हमारा एम्प्लॉय है वो बैठा हुआ है, चाहे वो मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, चाहे प्रोसेसिंग से रिलेटेड हो, ऑपरेशन से रिलेटेड हो, बट वो कैपेबल नहीं है। या दूसरा ब्रॉड जो हम ले सकते हैं पैरामीटर, वो ये ले सकते हैं कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जितने होने चाहिए उतने नहीं है, या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो वर्क है उससे ज्यादा है। तो ये सारी चीजें हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ही अंडर आएंगी। तो ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज की कैटेगरी में आप ये दे सकते हैं कि जो भी हमारे पास ऑपरेशंस एग्जीक्यूशन है उसके प्रोपोर्शनली ही हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हो, कम ज्यादा नहीं होने चाहिए। और जो सेकंड है कि हमारे पास जो भी एम्प्लॉयज हैं वो कैपेबल होने चाहिए, वो एक्सपर्ट होने चाहिए अपने अपनी जो भी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। ठीक है, आवाज आ रही है भाई सबको, कनेक्शन प्रॉपर है ना? यस सर, आ रही है। यस सर, यस सर। अब जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट था, ये आई थिंक डिस्कस भी हो चुका था कि नंबर ऑफ जो आपका लास्ट पॉइंट क्या था आपका, कि नंबर ऑफ कंपनीज या नंबर ऑफ जो भी हमारे पार्टनर्स हैं, ठीक है, उन वो कैसे, उनका एनवायरनमेंट कैसा है जिनसे हमें डील करना है। तो एनवायरनमेंट सिस्टम ऑफ डीलिंग कंपनीज। तो डीलिंग कंपनीज का मतलब कि हमारे पास 4 अलग अलग कंपनीज हैं। देखिए होता क्या है, जब बिजनेस कर रही है एक ऑर्गेनाइजेशन, जो डीलिंग कंपनीज की बात करी, एक तो यूजर है स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका, जो कि आपका एक सिंगल यूजर हो सकता है, या ग्रुप ऑफ यूजर्स हो सकते हैं, या ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का डील करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, तो जो एनवायरनमेंट सिस्टम ऑफ डीलिंग कंपनीज की जो बात करी जा रही है, तो जो हमारे बिजनेस पार्टनर्स भी हो सकते हैं कंपनी, और हमारा कस्टमर भी हो सकती है एक कंपनी। तो जो ये डीलिंग कंपनीज की जो बात कर रहे हैं, तो 2 कैटेगरी की जो हम बात कर रहे हैं कि या तो वो हमारा कस्टमर होगा और या तो हमारा वो पार्टनर होगा। तो कस्टमर और पार्टनर में दोनों में देखिए डिफरेंस है, दोनों का जो एनवायरनमेंट होगा वो डिफरेंट होगा। साथ ही साथ जो एक मेजर एस्पेक्ट होगा वो ये होगा कि जो कंपनीज हैं जिनसे आप डील कर रहे हो, एनवायरनमेंट ऑफ दैट कंपनीज या जो डीलिंग प्रोसीजर विल बी डिफर कंपनी बाय कंपनी। तो ये जो डिफरेंसेस की जो बात आ रही है उसको कैसे हम यहाँ पर शॉर्ट आउट करेंगे, या हमें जो अगर कस्टमर की बात कर रहे हैं तो हर लेवल पे जाकर हमें कस्टमर के अकॉर्डिंग चलना होता है। जो कस्टमर हमारी कंपनी है तो उसकी डीलिंग के अप्रोच को हम अडॉप्ट कर पाएंगे, हम रेडी हैं या नहीं हैं, किस तरह का एनवायरनमेंट है हमारा। ठीक है, तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस आ गई। और भी देखिए कई सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, देख लीजिए। While developing the information system, the team members must consider the background of above related information. तो टीम मेंबर्स जो हैं, जब ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस जो आपके सिस्टम एनालिसिस के अंडर आ रही है उसकी अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो ये आपके बेसिक 4 पॉइंट्स हैं, इनको सबसे पहले कंसीडर किया जाएगा। आफ्टर दैट दिस विल अफेक्ट द न्यू और इम्प्रूव्ड, देखिए न्यू और इम्प्रूव्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम बीइंग प्रपोज्ड। तो मैंने जो अभी कुछ पॉइंट्स में ऊपर बोला था कि जरूरी नहीं है कि आपका अप टू द मार्क हो एनालिसिस, हो सकता है अप टू द मार्क हो सकता है टोटली फेल हो रही हो, जो रिक्वायरमेंट है उसको सेटिस्फाई ना कर पा रही हो सकता है कि कुछ इंप्रूवमेंट्स के बाद हम जो टारगेट हम लेकर चल रहे हैं उसको हम अचीव कर सकते हैं।
ये इन्वेंट्री कंट्रोल का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी डिजाइन्ड अनलेस डेवलपमेंट टीम नोज इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस एंड एक्टिविटीज। तो इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम का जो मैंने, अगर आपको याद आ रहा हो तो इसको डिस्कस किया था पूरा, कि जो भी हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको आपको देखना है कि असेंबलिंग है या मैन्युफैक्चरिंग है। जब आपको पता होगा कि इन प्रोसेस से होकर गुजरता है और तब जाकर हमारा एक प्रोडक्ट तैयार होता है, और इस पूरी प्रोसेस के बीच में यही एक्टिविटीज है और इन एक्टिविटीज में हमें इन आइटम्स की जरूरत होगी, तभी तो इन्वेंट्री आपका जो कंट्रोल सिस्टम है वो मैनेज हो पाएगा। ठीक है, तो जो भी हम बात कर रहे हैं कि एनालिसिस में ये जितनी भी प्रोडक्शंस की बात कर रहे हैं, जो हमने ऊपर 4 पॉइंट्स देखे, जब तक ये सारी बैकग्राउंड में इंफॉर्मेशन नहीं होगी तब तक कि हमारा जो प्रोसेस की जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं कि सिस्टम एनालिसिस में एक्चुअली हमें प्रोसेसिंग देखनी होती है, जो कि हम पहले डिसाइड कर चुके हैं कि अचीवेबल है फिजिबिलिटी एनालिसिस में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट पार्ट ये आपका होता है। सेकंड हमारा जो है प्रेजेंट सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम जो एनालिसिस है उसी के अंडर आपका आ रहा है प्रेजेंट सिस्टम एनालिसिस। सो प्रेजेंट सिस्टम एनालिसिस में क्या है? द पर्पस ऑफ प्रेजेंट सिस्टम एनालिसिस इज टू एग्जामाइन द एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, अब एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, जैसे कि ऊपर हमने ऑर्गेनाइजेशन की बात कर ली, अब ये एंटायर सिस्टम की बात करी जा रही है। एंटायर सिस्टम की बात अगर हम कर रहे हैं तो एंटायर सिस्टम में क्या होगा? ईच एंड एवरीथिंग, जो आपने एक डायग्राम देखी है इंफॉर्मेशन सिस्टम कंपोनेंट का देखा होगा, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम कंपोनेंट में मैंने कुछ 5 आपको कंपोनेंट्स बताए थे कि सॉफ्टवेयर हो सकता है, हार्डवेयर हो सकता है, पीपल्स हो सकते हैं, डेटा हो सकता है, नेटवर्क हो सकता है, या कम्युनिकेशन चैनल्स हो सकते हैं, ये कुछ मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये एक जो कंपोनेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, तो प्रेजेंट सिंपल सी बात है कि एग्जामाइन करना है कि हमारे पास प्रेजेंट जो प्रिपरेशन है ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वो कितनी है। ठीक है, मतलब क्या होगा? मतलब सिंपली ये है कि इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी तो इंप्रूवमेंट किए जाएंगे, अगर प्रोजेक्ट रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट किया जाएगा, और अगर सब कुछ परफेक्ट है तो दैट इज ओके। ठीक है, दिस एग्जामिनेशन इंक्लूड्स द असेसमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द सिस्टम। अब जो असेसमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन की बात, जो मैंने सबसे बड़ा पॉइंट अभी आपको यहां पर बोला कि नंबर ऑफ जो कंपोनेंट्स इन इंफॉर्मेशन सिस्टम डिस्कस हुए थे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल, डेटा, रिसोर्सेज एंड नेटवर्क। ठीक है, उसी को हम बेसिस मानकर इस पे आगे चल रहे हैं। द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ ईच टाइप। इसका मतलब क्या हुआ? टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ ईच टाइप, यानी कि जो भी हमारा एग्जामिनेशन चल रहा है, जो भी हम एग्जामाइन कर रहे हैं, उसके बिहाफ पर हमारे पास ट्रांजैक्शंस का मतलब समझते हैं? ट्रांजैक्शन का मतलब इनपुट से भी है और ट्रांजैक्शंस का मतलब आउटपुट से है, यानी कि कोई प्रोक्योरमेंट आपको मैंने बताया था। तो वेरियस सर्विसेज जो भी नीडेड हैं हमें आगे फॉरवर्ड करने के लिए, वो इनपुट के तौर पर काम करेंगी, और जो हमारा आउटपुट है, आउटपुट के करस्पॉन्डिंग जो भी आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन हम उनको डील करेंगे। यूज ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क एंड पीपल रिसोर्सेज टू कन्वर्ट डेटा रिसोर्सेज। ठीक है, तो डेटा रिसोर्सेज की जो हम बात कर रहे हैं उसका मतलब क्या है? ठीक है, आपको पता है, कन्वर्जन पता है आपको, अगर नहीं पता तो मैं हल्का सा आपको ब्रीफिंग कर देता हूं। हम लोगों ने पढ़ा हुआ था ईडीआई, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ डेटा माइनिंग। तो इन सब में देखिए कहीं ना कहीं आपका जो फॉर्मेट की जो हम बात कर रहे हैं, एक यूनिफॉर्म जो रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं डेटा की, उसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? नॉर्मल पीरियड, पीक पीरियड एंड सीजनल यूसेज एंड वेरिएशन ऑफ यूसेज। तो आई थिंक ये आपका डेली लाइफ के सारे टर्म दिए हुए हैं, सबको क्लियर भी हो रहा होगा कि नॉर्मल पीरियड में जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्किंग एनवायरनमेंट या ऑर्गेनाइजेशन का जो एग्जैक्टली आपका प्रेजेंट टाइम पर कैपेबिलिटी रहती है, वो क्या आपकी कितना बियर कर सकती है या कितना अडॉप्ट कर सकती है। सेकंड जो बात हो रही, पीक समय पर जो लोड होगा उसके लिए हमारा सिस्टम कितना रेडी है, और जो सीजनल यूसेज की बात कर रहे हैं एंड वेरिएशन यूजर।
तो इन ए शॉर्ट this point is dealing with variations of load in terms of processing. ठीक है, प्रोसेसिंग की जो हम बात कर रहे हैं, और प्रोसेसिंग विल वेरी सीजन टू सीजन और पीरियड टू पीरियड. ठीक है, तो नॉर्मल पीरियड में आपका एज यूजुअल जो प्रोसेसिंग है, कोई भी सब कुछ स्मूथ चल रहा है, प्रॉब्लम नहीं है. पीक पीरियड में आप देखते हैं ना, पीक पीरियड में आपको जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी बिजनेस आप जुड़ा हुआ है या देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपका जो मैन पावर होती है वो भी कभी कभी बढ़ाई जाती है, नंबर ऑफ आवर्स जो होते हैं, वर्किंग आवर्स, वो भी बढ़ाए जाते हैं. जो ट्रांजेक्शंस की बात कर रहे हैं, जो परचेसिंग की बात कर रहे हैं, वो भी आपके बढ़ाए जाते हैं, मशीनरी बढ़ाए जाते हैं, एंड सो ऑन. तो दीज कैन बी द एग्जांपल्स ऑफ पीक पीरियड एंड सीजनल यूसेज एंड वेरिएशन ऑफ यूसेज. ठीक है. फोर्थ वन, द एक्टिविटीज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, दैट इज इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज एंड कंट्रोल. अगेन I would like to revise the components of information system, जिसमें क्या था आपका, बीच में देखिए एक पेंटागन टाइप का बना हुआ था, और बीच में आपको एक डायग्राम में प्रोसेसिंग के बारे में दिया हुआ था. ठीक है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज एंड कंट्रोल. तो ये पॉइंट आपका उससे रिलेट होता है, आप अवेयर हैं नहीं, अगर आपको थोड़ा सा याद है तो उस डायग्राम को आप रेफर कर लीजिएगा. द परसेंटेज ऑफ सिस्टम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, लेकिन इस पे हम फोकस करेंगे क्योंकि ऊपर वाले जनरली हम जानते हैं कि ये सब चीजें आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करती हैं. ये थोड़ा सा अपने लिए टेक्निकल टर्म या टेक्निकल सेंटेंस होगा कि द परसेंटेज ऑफ सिस्टम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. लाइक हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम में देखा, क्या देखा था ऑपरेटिंग सिस्टम में, कि सीपीयू का यूटिलाइजेशन कितना है. ऑपरेटिंग सिस्टम में वी हैव टॉक अबाउट रिसोर्सेज एंड प्रोसेसेस. तो हम लोगों ने हमेशा बोला है कि रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होना चाहिए. तो यहां पर आपका क्या है, द परसेंटेज ऑफ सिस्टम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. बड़ा सा एक आपने ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, बहुत सारे उसमें रिसोर्सेज हैं. रिसोर्सेज कैन बी, आपने जो भी देखा हुआ, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल, लेकिन जो उनका यूटिलाइजेशन है वो कितना है रियल टाइम पर, प्रेजेंट टाइम पर कितना है. ठीक है, प्रेजेंट टाइम एंड फ्यूचर एंड पास्ट, ये तीनों चीजें देखनी होगी कि पास्ट में हमारा ये था, जो भी रिसोर्सेज हैं वो हमारे एक्टिव हैं, वो ओके हैं, वर्क कर रहे हैं जब उनकी जरूरत पड़ रही है. तो परसेंटेज में हमारा कैपेसिटी कितनी है, मैक्सिमम कैपेसिटी जब हम ऑब्जर्व कर पाएंगे या एनालाइज कर पाएंगे, एग्जामाइन कर पाएंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो न्यू प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, न्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, उसको हम एक्सेप्ट या रिजेक्ट या आफ्टर सम इंप्रूवमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम या प्रोजेक्ट. तो यूटिलाइजेशन या कैपेसिटी और यूटिलाइजेशन दोनों टर्म आ गए कि कैपेसिटी कितनी है और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग यूटिलाइजेशन. अब बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ, रिसोर्सेज सारे हैं, बट बहुत टाइम से यूज में नहीं आए हैं, ऑल ऑफ सडन उनको यूज करना है तो पता चला उनका मेंटेनेंस की जरूरत है या वो डेड हो गए हैं, व्हाटएवर, कुछ भी, कई सारे आपके पैरामीटर्स हो सकते हैं. ठीक है, लास्ट वन जो अभी मैंने ये पैरामीटर आपको बोला, ठीक है, कि डेड हो चुके हैं या इंप्रूवमेंट या रिपेयरिंग या सर्विसिंग की जरूरत है, उसी तरीके से ये पॉइंट आपका आएगा एरर रेट एंड ट्रेंड्स. ठीक है, एरर आपको पता है. ठीक है, जो मैं अभी कैपेसिटी और यूटिलाइजेशन के बारे में जो डिस्कस कर रहा था, तो कैपेसिटी एंड यूटिलाइजेशन के डिस्कशन के बाद जो एरर वाला पॉइंट है कि ठीक है, जब फंक्शन होता है तो 100% आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो एक्यूरेट नहीं हो सकता. ठीक है, तो किन किन रिसोर्सेज में प्रॉब्लम के कारण एरर आ रही है. ठीक है, ये कैसे आपका पता चलेगा, प्रेजेंट सिस्टम एनालिसिस में दे विल चेक, जो भी टीम होगी वो चेक करेगी ईच एंड एवरी कंपोनेंट या ईच एंड एवरी जो आपका रिसोर्स है, तो उसके अकॉर्डिंग एरर होगी. जब एरर आएगी किसी उसमें तो आगे लिखा हुआ एरर रेट्स, तो फिर उसकी रिलायबिलिटी चेक करी जाएगी. ठीक है, एरर आई, बोला गया कि नहीं काफी दिन से
ये ऑपरेशन में नहीं है, इट नीड सम मेंटेनेंस, इट नीड सम सर्विसिंग हुई, अगेन उसको टेस्टिंग में डाला जाएगा, रिलायबिलिटी चेक करी जाएगी कि एरर रेट कितना है। 2 बार सही बनाया, तीसरी बार प्रोडक्ट गलत बन गया, ठीक है, या 10 बार आपने प्रोडक्ट चेक किया तो 10 बार अच्छा आया प्रोडक्ट, ठीक है। तो एरर रेट्स, ठीक है। एंड ट्रेंड्स आपको पता ही है कि जो भी हमारे पास प्रोसेसिंग का वे है वो करंट मार्केट के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ठीक है। तो हम 3 पॉइंट्स देखते थे शुरुआत में एक सिंगल यूजर के टर्म में कि मिनिमम कॉस्ट में बेटर क्वालिटी और ऑन टाइम डिलीवरी, ठीक है। तो ये होता कैसे है, ये टाइम टू टाइम आपका वेरी करता चला आया। देखिए पहले जस्टिफाई कर लेती थी ऑर्गेनाइजेशन की नहीं कम से कम 10 दिन लगेंगे और ये कॉस्ट आएगी। अब धीरे धीरे आपका टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो गया, कॉस्ट कम भी लग रही है, डे बाय डे आपका पहुंच रहा है, पेमेंट के भी बहुत सारे मोड हो गए। तो ये सारी चीजें एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि ट्रेंड्स चेंज होते हैं। तो करंट जो मार्केट है उसके अकॉर्डिंग क्या ट्रेंड है और उस ट्रेंड को हमारा जो प्रेजेंट सिस्टम है वो अडॉप्ट कर सकता है या नहीं, ठीक है। अब ये तो हमारा पूरा ऑपरेशन से रिलेटेड हो गया, ठीक है। अब ऑपरेशंस के बाद हम देखते हैं कि ठीक है सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन भी जरूरी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन सबसे पहली चीज तो ये है कि जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसका क्या रिकॉर्ड है वो तो जरूरी है ही, वो आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाता है जो भी आप कर रहे हैं। एक आप उससे स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, हिस्टोरिकल रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। और ये जो स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, जो हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, ये आपकी यूज होती है प्रेडिक्शन में, फोरकास्टिंग में, ठीक है। तो द टाइप एंड फॉर्मेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिपोर्ट्स, अगेन द टाइप, ये क्वेश्चन है एक्चुअली कि द टाइप एंड फॉर्मेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिपोर्ट्स, कि एक स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है, एक स्टैंडर्ड जो प्रोटोकॉल है, उसके ही अकॉर्डिंग हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो रिपोर्ट्स हैं वो बन रही हैं या बन सकती हैं कि या नहीं, ठीक है। प्रेजेंट सिस्टम एनालिसिस में हम देख रहे हैं कि हमारा अगर बिजनेस बढ़ेगा हमारे ऑपरेशंस बढ़ेंगे, तो ऑपरेशंस अगर बढ़ रहे हैं तो ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग हमारा डॉक्यूमेंटेशन भी बढ़ेगा। तो डॉक्यूमेंटेशन के बाद आप देखते हैं कि स्टोरेज भी चाहिए होगा, बैकअप भी चाहिए होगा, इलेक्ट्रॉनिक उनकी फिर रिपोर्ट्स बनेगी। तो ये भी एक जो प्रोसेसिंग है एक बड़ा सा आपका डोमेन है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। द टाइमिंग, वॉल्यूम एंड क्वालिटी ऑफ इनपुट्स, जो भी आपके इनपुट आ रहे हैं, ठीक है, वो कितने हैं, उनको कैसे प्रोसेस किया जा सकता है। मतलब यही टाइमिंग, ऑन टाइम आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जो आप इनपुट आपको चाहिए वो मिल रहा है, कितने वॉल्यूम या कितनी क्वांटिटी में डील कर रहा है, और जो क्वालिटी है वो किस एक्सटेंट तक मेंटेन हो रही है। क्वालिटी टर्म यूज करते ही हमारे दिमाग में आता है कि नहीं, क्वालिटी मीन्स 100% जो हमारी रिक्वायरमेंट कस्टमर के से रिलेटेड है वो फुलफिल करेगा, बट ऐसा होता नहीं है। कस्टमर टू कस्टमर, क्वालिटी टर्म आते ही बोलते हैं, आप सबके दिमाग में आता है क्वालिटी का मतलब बेटर से बेटर, बेस्ट क्वालिटी, क्वालिटी के साथ बेस्ट लगा देते हैं। बट जो बेस्ट टर्म यूज हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंग हमारा जो प्रोसेसिंग है, जो कॉस्टिंग है वो ज्यादा हो जाती है, ठीक है। और कस्टमर टू कस्टमर ये कॉस्टिंग वेरी करती है। तो क्वालिटी ऑफ इनपुट्स की जो हम बात कर रहे हैं, तो जैसी रिक्वायरमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपकी मीडियम क्वालिटी का प्रोडक्ट चाह रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें इनपुट्स लेने हैं, ठीक है। 9th पॉइंट आपका दिया हुआ, द रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम, फ्रीक्वेंसी एंड मेल फंक्शंस। ये मैं आपको पॉइंट ऊपर डिस्कस कर चुका हूं, जो एरर रेट्स और ट्रेंड में है, ठीक है, उसी में इंटीग्रेट कर लीजिए आपका। द रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम, फ्रीक्वेंसी एंड मेल फंक्शंस। तो फ्रीक्वेंसी का क्या है, जो भी आप देखते हैं ना, जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल टर्म में थ्रूपुट। तो फ्रीक्वेंसी क्या है कि आपकी जो थ्रूपुट की बात करते हैं, तो थ्रूपुट में क्या हुआ है कि नंबर ऑफ जो आपके प्रोसेसिंग है वो पर यूनिट टाइम में कितनी है, ठीक है।
तो रिलायबिलिटी टर्म यहाँ पर जुड़ रहा है, तो ये थ्रूपुट आपका वेरी कर रहा है, तो उसको फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं कि कितना प्रोसेसिंग हो रही है। प्रोसेसिंग के साथ साथ मेल फंक्शन, जो एरर मैंने आपको दिया था कि कभी सही दे रहा है और कभी गलत दे रहा है, ठीक है। तो दिस विल पॉइंट, दिस इज द पॉइंट जब हम रिलायबिलिटी चेक करते हैं। लास्ट वन दिया हुआ, पीपल प्रॉब्लम्स दैट अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। पीपल प्रॉब्लम में आपका क्या है, नॉट ओनली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, नॉट ओनली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जनरली फोकस जाता है कि एम्प्लॉइज प्रॉब्लम, एम्प्लॉइज का मतलब जो भी ऑपरेटर्स हैं या जो भी एग्जीक्यूशन प्रोसेस में इन्वॉल्व जो भी टीम है, उसकी प्रॉब्लम की वजह से क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, वहां पर भी एग्जिस्टेंस है। प्रॉब्लम आपकी जो हमारा सप्लायर है उससे भी हो सकती है, प्रॉब्लम हमारा जो कस्टमर है उससे भी हो सकती है। कस्टमर जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑल ऑफ सडन अपनी रिक्वायरमेंट चेंज कर दे, कैसे होगा। तो जरूरी ये एग्रीमेंट होता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आपको बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए रखनी पड़ती है। आप रिजिड नहीं हो सकते हैं कि दिस इज द एग्रीमेंट और आपका हम प्रपोजल या आपकी जो ये मॉडिफिकेशंस उनको हम रिफ्यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए भी ऑर्गेनाइजेशन को तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है, कि स्लाइड आपका वेरिएशन अगर आ रहा है उनकी रिक्वायरमेंट में, नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट्स हैं या जो क्वांटिटी है या प्राइसिंग है, व्हाटएवर, कई सारे पैरामीटर्स हैं, तो ये पीपल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। जो आपके एम्प्लॉइज, ऑपरेटर्स या जो भी फोरमैन हैं या जो भी एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनके साथ अगर कोई पर्सनल एज वेल एज जो आपकी प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से ऑपरेशन आपका इफेक्ट करेगा। ऑर्गेनाइजेशन पहले बोल रही है जो आपका कस्टमर है कि ठीक है एन नंबर ऑफ हमें प्रोडक्ट चाहिए एट दिस कॉस्ट, ऑल ऑफ सडन बोला कि नहीं, एन से थोड़ा सा स्लाइड कम कर लीजिए या एन से बढ़ा दीजिए, कॉस्टिंग थोड़ी सी कम कर लीजिए। तो ये सब आपको मैंने बोला ना कि एग्रीमेंट तो होता ही है, आप रिजिड हो सकते हैं, बट वो अल्टीमेटली आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो दिस इज योर प्रेजेंट सिस्टम एनालिसिस कि कितना हमारा सिस्टम रेडी है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट तो पूछ सकता है। कनेक्शन ओके है ना? यस सर। ठीक है, यस सर। वो पूछना ज्यादा जरूरी है क्योंकि पता चला कि कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है और मैं यहाँ बोले जा रहा हूँ। चलिए ठीक है, ये मैंने आपको पोस्ट कर दिया था कि नहीं पोस्ट कर दिया था? ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो नोट्स हैं, ये मैंने आपको पोस्ट किया था या नहीं किया है क्लासरूम पे? सर एक मिनट सर। हो गया सर, हो गया। है पोस्ट? हाँ सर, 26 अप्रैल वाला है। हाँ 26 करके दिया हुआ था वो, अब क्योंकि लग रहा था कि एक दिन में कवर हो जाएगा, लेकिन है ठीक से, अच्छे से पढ़ लेते हैं। चलिए फिर आगे ये जरा सा 2 मिनट के लिए आप जरा देख लीजिए ये डायग्राम, इसके बाद में आपको डिस्कस करता हूँ। थोड़ा बोलते बोलते रेस्ट ले लूँ बस 1 मिनट का, ठीक है। ओके सर। तो बिफोर गोइंग इनटू फंक्शनल रिक्वायरमेंट एनालिसिस, हमारे सामने ये आपके पास देखिए सामने जो है एक डायग्राम के फॉर्म में जितना भी अभी हमने दोनों जो पार्ट देखे हुए हैं उन पार्ट्स में, इसमें हालांकि कई पॉइंट्स ऐसे होंगे जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। 4 मेजर एक्टिविटीज इन एनालाइजिंग एनी सिस्टम एंड डिजाइनिंग आर
illustrated in below figure. ठीक है, तो 4 पार्ट आप देख रहे हैं, ये आपकी एक्टिविटीज की मेन बात हो रही है कि डेटा एनालिसिस, आइडेंटिफाई की इशू, को डेवलपमेंट के बाद आपका डिजाइन सोल्यूशन, डिजाइन सिमुलेशन, फाइनल सिस्टम डिजाइन, फाइनल सिस्टम डिजाइन के बाद प्रोटोटाइप डिजाइन, फॉर्म सिस्टम्स डेवलपमेंट टीम, आफ्टर दैट ऑन साइट ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग यूजर नीड. ठीक है, सिंपल सा है, लग रहा है कि 4 एक्टिविटीज हैं. तो टीम गोल्स की अगर हम बात करें तो देयर आर 4 गोल्स. ठीक है, ये जो आपके बाउंड्री लाइन जो कवर कर रहे हैं, सबसे पहले यहां पर देखिए लिखा हुआ, जो पहली एक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं, बिफोर गोइंग इनटू डेटा एनालिसिस एंड आइडेंटिफाई की इश्यूज, उससे पहले लिखा हुआ अंडरस्टैंडिंग यूजर नीड, और ये आपका यहां से भी रिलेटेड है. तो बेसिक जो यूजर नीड है उसके बिहाफ पर आपकी डेटा एनालिसिस होगी, जो की इश्यूज होंगे, ठीक है, उन की इश्यूज को हाईलाइट किया जाएगा. हाईलाइट करने के बाद एक बेसिक आइडिया जो भी हमारा है डेवलपमेंट से रिलेटेड या डिजाइन इंप्रूवमेंट से रिलेटेड सिस्टम से, को डेवलपमेंट हुआ. तो को डेवलपमेंट में हम क्या कर रहे हैं, को डेवलपमेंट के बाद जो आउटपुट आएगा या जो प्रोसेसिंग होगी, ये को डेवलपमेंट हुआ. डिजाइन सोल्यूशन, अब डिजाइन सोल्यूशन किसके बेसिस पर है, जो ये आपने आइडेंटिफाई किया हुआ है, जो हाईलाइट किया हुआ है. ठीक है, तो डिजाइन हुआ, डेटा एनालिसिस हुई, की इश्यूज हुए, की इश्यूज के बाद डिजाइन का सोल्यूशन, यानी कि जो भी हमारा एग्जैक्ट डिजाइन हो सकता है प्रपोज्ड, उसको हमने देखा. अब जो प्रपोज्ड है उसके करस्पॉन्डिंग हमने सिमुलेशन. सिमुलेशन आपको पता है कि इन रियल कोई भी आपका एक्टिविटी परफॉर्म करने से पहले या डिजाइन की बात करें तो डिजाइन बनाने से पहले उसको हम सिमुलेट कर लें. ठीक है, वेरियस टूल्स विल बी देयर. डिजाइन सिमुलेशन होगा. डिजाइन सिमुलेशन के बाद क्या करना है आपको, फाइनल सिस्टम डिजाइन आ गया आपका. तो सिस्टम डिजाइन जो आपका ये दिया हुआ है सिमुलेशन के बाद, ये कैसे होगा आपका, जब आपके पास सोल्यूशन मिल गया है उसके बाद आपने सिमुलेशन किया, तो सिमुलेशन में क्या होगा कि वेरियस इंप्रूवमेंट विल बी देयर. इंप्रूवमेंट होने के बाद जब टीम ये इंश्योर कर लेगी नहीं, दिस इज द फाइनल आवर सिस्टम डिजाइन. ठीक है, उस सिस्टम डिजाइन को ही हम प्रोटोटाइप देंगे. प्रोटोटाइप का मतलब समझते हैं ना, मॉडल, या जिसको बोलेंगे एग्जैक्ट मॉडल, रियल मॉडल या आइडियल मॉडल. आइडियल मॉडल विल बी एग्जैक्ट टर्म. तो आइडियल मॉडल की बात जो हम कर रहे हैं वो क्या हुआ कि सिमुलेशन के बाद देख लिया कि क्या क्या हमारे पास पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या क्या हमारे एडवांटेजेस हो सकते हैं, क्या क्या हमारे इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं. तो वो आपका प्रोटोटाइप डिजाइन में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, अब प्रोटोटाइप डिजाइन में कन्वर्ट होने के बाद मतलब दिस इज फाइनल आवर डिजाइन. फॉर्म सिस्टम्स डेवलपमेंट टीम. अब जो भी हमारा डेवलपमेंट टीम है, ये जो टीम है ये आप देख रहे हैं कि हमारा जो फिजिबिलिटी थी या एग्जैक्ट एनालिसिस है उसको परफॉर्म किया इन्होंने, डिजाइन तैयार कर दिया. अब इस प्रोटोटाइप के बिहाफ पर जो फर्दर प्रोसेसिंग है उसके लिए आपकी जो एग्जीक्यूशन होता है ऑपरेशन का, ऑपरेशन एग्जीक्यूशन के लिए जो टीम होगी उसको तैयार किया जाएगा और फिर आगे आपका प्रोसेसिंग स्टार्ट. तो ये इन रियल जो टीम होगी वो आपका काम करना शुरू करेगी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटोटाइप डिजाइन. ऑन साइट ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, जब वो डिजाइन कर रही होगी तब इन रियल, अभी तक यहाँ पर देखिए हमारा ये जो तीनों आपके एक्टिविटीज दी हुई हैं, इन तीनों एक्टिविटीज में कहीं भी यूजर का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था. ठीक है, या यूजर का हम जो या कस्टमर का जो हमारे पास इनपुट होना चाहिए वो कहीं पर भी नहीं है. जब ये आपका एक्चुअल इन रियल प्रोसेसिंग हो रही है तो ऑन साइट ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, ऑन साइट ऑब्जर्वेशन में ये होगा कि जो भी हमारा यूजर है, ठीक है, जो भी हमारा कस्टमर है उसको भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा और जो भी आपके यहाँ पे रियल टाइम पर या इन रियल जो आपकी मॉडिफिकेशंस होने चाहिए वो किए जाएंगे. तो अंडरस्टैंडिंग यूजर नीड फिर अगेन आपका यहाँ से इसको आपका कोरिलेट कर जाता है. तो दिस इज द 4 मेजर एक्टिविटीज इन एनालाइजिंग एनी सिस्टम एंड डिजाइनिंग
सिस्टम एनालिसिस एंड सिस्टम इम्प्रूवमेंट। तो इम्प्रूवमेंट और एनालिसिस की मैं बात करता रहा हूँ, ठीक है। अब ये ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो आई थिंक होगी नहीं, अगर है तो पूछ सकता है। नो प्रॉब्लम सर। ठीक है, तो अब फंक्शनल रिक्वायरमेंट एनालिसिस की बात करते हैं, जो शुरुआत से हम लेकर चले थे। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट एनालिसिस में आपका क्या है, अगेन मैं उसी पॉइंट पर आऊंगा। ये आपका पहले ये एक्चुअली आपका दूसरा जो पॉइंट था उससे ही आपका रिलेट करेगा। बेसिक जो हमारा यहाँ पर काम है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट, तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आपको पता होगा कि कंपोनेंट्स जो होते हैं, ठीक है, तो कंपोनेंट्स का रोल ही यही होता है कि एंटायर हमारे जो सिस्टम है, एंटायर जो डिजाइन है, उसको एज इट इज जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारे पास स्ट्रेटजीज हैं, उनको फॉलो करते हुए हम आउटपुट या जो हमारा गोल है उसको अचीव कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर रिवाइज करना चाहेंगे कि हम ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, बैकएंड पे या आपका जो भी है एक डायग्राम जो आपका बना हुआ है उसको देख लें कि ऑर्गेनाइजेशन है, पीछे आपके सप्लायर्स हो सकते हैं और आगे आपके कस्टमर्स हो सकते हैं, दैट्स इट, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास बहुत सारे बिजनेस प्रोसेसेस हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन, वो हो सकती है। बैकएंड में मैंने आपको बोला जैसे सप्लायर की बात हो रही है, तो सप्लायर की जो बात हो रही है उसको भी हम यहाँ पर बिजनेस पार्टनर के तौर पर डील करेंगे। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आर एंड यूजर इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, आर एंड यूजर इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट। जितना भी इंफॉर्मेशन सिस्टम ये सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, शुरुआत से मैं बोलते चला आया हूँ कि जो हमारा या ऑर्गेनाइजेशन का जो फोकस होता है वो कस्टमर पे होता है। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि कस्टमर कैन बी अ बिग एंटरप्राइज आल्सो, तो सर्टेन एग्रीमेंट्स विल बी देयर, लेकिन अगर कुछ चेंजेस स्लाइड चाह रहा है आपका यूजर या ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपका कस्टमर है, तो वो हमें यहाँ पर अडॉप्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यही पॉइंट बोली जा रही कि एंड यूजर इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट। The functional requirements are not tied to any resources like hardware, software, network data or and people, ठीक है, are not tied. Next point, functional requirements involve following points. अब इन points पे आप देखिए जो मेन हमारा है, type of information required for each group. ईच ग्रुप का मतलब क्या हुआ, ईच ग्रुप का मतलब ही यही हुआ, मैंने अभी बोला कि एक क्वालिटी का मैंने एग्जांपल लिया था कि क्वालिटी टर्म यूज करते हुए ही हमारे दिमाग में आ जाता है कि बेस्ट, बट है क्या, क्वालिटी में भी वेरियस जो है आपके वेरिएशंस हो सकते हैं। कॉस्टिंग इन्वॉल्व होती है, बेटर क्वालिटी के लिए आपको बेटर कॉस्टिंग की कॉस्टिंग आपको वहां पर पे करनी पड़ेगी या इन्वेस्ट करनी पड़ेगी कॉस्ट। सो ग्रुपिंग की जो हम बात कर रहे हैं, तो ग्रुप्स इसीलिए वहां पर हैं क्योंकि हर एक, और ग्रुप्स किसके हैं, एंड यूजर्स के, कस्टमर्स के। एंड यूजर्स का मतलब क्या है, कस्टमर्स के, ठीक है, कस्टमर्स है। और दूसरा एंड यूजर आपका क्या हो सकता है, जो एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन का, जो ऑपरेट करेगा। द फॉर्मेट, तो ग्रुप वाला पॉइंट, हाँ, फाइनल सबमिशन क्या होगा इसमें, तो ग्रुप आपके बनेंगे जैसी जैसी नीड होगी, जैसी जैसी आपका ऑपरेशंस होंगे उसके अकॉर्डिंग ग्रुप्स बन रहे हैं, और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो होनी चाहिए। ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट है कि कोई भी चीज फंक्शनेट करने से पहले ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है, द फॉर्मेट, वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी एंड रिस्पॉन्स टाइम फॉर द इंफॉर्मेशन। कॉमन है, ऊपर फ्रीक्वेंसी भी हम देख चुके हैं, वॉल्यूम भी देख चुके हैं, फॉर्मेट और ये सारी चीजें देख चुके हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, ये भी मैंने अभी आपको देखा कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट से पहले जो आपका प्रेजेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट में देखा था कि कितना आपके पास कैपेबिलिटी है, तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो गई। द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, अब नीचे एक टेबल दी हुई है, देखिए ग्रुप्स की जो हम बात कर रहे हैं, देखिए यूजर इंटरफेस आ गया,
प्रोसेसिंग आ गई, स्टोरेज आ गई। तो मैंने अभी आपको ऊपर बोला था कि एंड यूजर विल बी योर कस्टमर एंड एंड यूजर कैन बी योर एम्प्लॉय ऑल्सो। अब इतना इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ने के बाद आपको पता है कि वेरियस जो है डिपार्टमेंट्स विल बी देयर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सर्टेन डिपार्टमेंट्स हैं जो कि आपके अलग अलग ऑपरेशंस में डील करते हैं। अब जो मैंने बात बोली कि कस्टमर या एंड यूजर की बात करें तो कस्टमर भी आपका है। जितना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हम यूज देख रहे हैं, ठीक है, तो कस्टमर क्या है, फिजिकल किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट जहां पर नहीं है कि डोर टू डोर जाकर कम्युनिकेट करें। सब कुछ ऑनलाइन है विद द हेल्प ऑफ अवर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यूजर हो चाहे हमारा एम्प्लॉय हो या जो भी ऑपरेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, वो सब परफॉर्म हो रहा है। तो यूजर इंटरफेस देखिए, जो ग्रुप्स बने हुए हैं वो किन किन फॉर्म्स में बने हुए हैं। यूजर इंटरफेस, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड कंट्रोल, ठीक है। तो ये फोकस्ड हमारा जो रहेगा फंक्शनल रिक्वायरमेंट पे, ये आपका क्लियर करेगा। तो यूजर इंटरफेस में देखिए इनपुट आउटपुट फॉर्मेट्स, वॉल्यूम, कंटेंट्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। आउटपुट देखिए, कस्टमर पे हम वापस जा रहे हैं, यूजर पे वापस जा रहे हैं। तो आउटपुट की जब हम बात कर रहे हैं तो जो फैसिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन से कम्युनिकेट करने की, उसके लिए एक इंटरफेस चाहिए होगा। जैसे आप बोलते हैं ना कि वेब के थ्रू आप कर सकते हैं, साइट पे आपका सारा दिया हुआ है, एंड्रॉयड फोन्स के थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन दिए हुए हैं बहुत सारे। इतना आपका ई कॉम साइट में देखिए, जो जनरली आपके यही फ्लिपकार्ट और अमेजोन इन सब के एप्लीकेशंस हैं, उसमें भी आपका तो इंटरफेस शुड बी इजी। यही आपका जो इंटरफेस है, जो मैंने बोला कि यूजर्स या एंड यूजर्स आपके एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। तो एम्प्लॉयज भी अगर हो सकते हैं तो उनको भी प्रोसेसिंग के लिए इंटरफेस चाहिए होगा, इजी या अगर कॉम्प्लेक्स भी है, समहाउ जो एग्जीक्यूट कर रहा है ऑपरेशन वो कैपेबल हो, उसको पता हो कि कैसे ऑपरेट करना है। तो उसके लिए हमें इंटरफेस चाहिए होगा। सॉफ्टवेयर आपने ईआरपी डाल दिया तो उसकी ट्रेनिंग चाहिए। तो इनपुट आउटपुट फॉर्मेट्स हो, चाहे वॉल्यूम्स हो, चाहे कंटेंट्स हो, एंड फ्रीक्वेंसी जो भी है इनपुट आउटपुट की, वो आपकी यूजर इंटरफेस ही डिसाइड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोसेसिंग एक्टिविटीज रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग, कैलकुलेशन, डिसीजन रूल्स, कैपेसिटी एंड रेस्पॉन्स टाइम एटसेट्रा। एक बार यूजर इंटरफेस से हम कैपेबल हैं कि कैसे हमें सिस्टम को ऑपरेट करना है या यूजर को कैसे कम्युनिकेट करना है अवर कंपनी से, वही हम एक्चुअली अगर एग्जीक्यूट करने लग जाएं विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस, तो वो कन्वर्ट हो जाती है प्रोसेसिंग में, ठीक है। इंटरफेस से यूज किया, लिंक मिल गया, आप सर्टेन डोमेन की बात कर रहे हैं, आप अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, तो अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो आप प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्टिविटी रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग, कैलकुलेशन की बात आ रही है, डिसीजन की बात करें तो आपका जो यूजर इंटरफेस होगा जो मैनेजरियल लेवल पर होगा, इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स सामने होगा, सो दे कैन टेक डिसीजन, कैपेसिटी, रिस्पॉन्स टाइम एटसेट्रा, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेसिंग पार्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा है स्टोरेज। तो स्टोरेज आपको पता है किस लिए होता है, डेटाबेस हम किस लिए बनाते हैं। अभी हम लोगों ने इससे पहले पॉइंट डिस्कस किया कि इन द फॉर्म ऑफ डेटा में जो हमारा है कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है, और इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स या इन द फॉर्म ऑफ डेटाबेस हमें कलेक्ट करना पड़ता है। तो जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उतना ही, मैंने इससे पहले भी बोला था कि ये जो डेटा प्रोसेसिंग का काम एक आपका बहुत ही वाइड एरिया है, ठीक है। जैसे कि हम लोग डेटा वेयर हाउस की बात करते हैं, उसी तरीके से जैसे इंफॉर्मेशन सिस्टम को तैयार करने की बात करते हैं, उसी तरीके से आपका ये स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ आवर डेटाबेस, आवर ट्रांजैक्शंस, आवर बिजनेस प्रोसेसेस इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, ये आपका जरूरी होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन साइज ऑफ डेटाबेस, ऑर्गेनाइजेशन साइज ऑफ डेटाबेस, तो ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हमारा डेटाबेस वेरी करेगा। जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम एक्सपर्ट्स ने तैयार किया है,
उसके करस्पॉन्डिंग वेरियस एक्टिविटीज होंगी, उन एक्टिविटीज के करस्पॉन्डिंग डेटाबेसेस होंगे। डेटाबेस को पीरियोडिकली अपडेट करना, एक बार डेटाबेस बन गया है, ठीक है, और उस डेटाबेस में जैसे ट्रांजैक्शन टर्म में जो मैं यूज कर रहा था, या इन्वेंट्री कंट्रोल की बात कर रहा था, या आपका फाइनेंशियल में मान लीजिए कोई पेमेंट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो उन सबको अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। रिकॉर्ड रिटेंशन, तो रिकॉर्ड रिटेंटेशन में मतलब क्या हो गया आपका कि हर एक जो हमारा ट्रांजैक्शन हुआ है इन द फॉर्म्स ऑफ रिकॉर्ड, जो हमारा पास्ट एक्टिविटी परफॉर्म हो चुकी है इन द फॉर्म ऑफ जो रिपोर्ट्स है, वो भी आपका एग्जिस्ट करेगी। तो ये स्टोरेज चाहिए होगा, और ये सारा का सारा सिक्योर भी होना चाहिए। क्यों सिक्योर होना चाहिए आपको पता है, ऑर्गेनाइजेशन सारा का सारा खेल हमारा किसका है, इंफॉर्मेशन सिस्टम का। तो एथिकल में भी हमने देखा था, एथिकल जो और नॉन एथिकल जो हम टर्म देख रहे थे, जो टॉपिक देखा था, उसमें भी हम लोगों ने देखा कि ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप एक्सेस किसी को प्रोवाइड करा रहे हैं, और उस आपका जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसमें कहीं कोई ब्रीच रह गई है, तो ब्रीच के को यूज करते हुए, उसको पेनिट्रेट करते हुए हमारी सिक्योरिटी को अगर कर ले जाएगा, तो एंटायर ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम ही इसको बोलेंगे कि जो डेटाबेस है, रिकॉर्ड्स हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, वो अगर किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में लग जाती हैं तो वो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सिक्योरिटी एस्पेक्ट भी यहाँ पर एक सिक्योरिटी पैरामीटर भी बड़ा एस्पेक्ट है। लास्ट वन है कंट्रोल, एक्यूरेसी, वैलिडिटी, सेफ्टी, इनपुट प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। तो कंट्रोल में क्या है, ये जितना भी हम लोगों ने ऊपर से देखा, जो मेन जो पार्ट हमारा आएगा प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। तो प्रोसेसिंग में जो एक्टिविटीज हो रही हैं वो कंट्रोल्ड मैनर में होनी चाहिए। कंट्रोल्ड मैनर का मतलब क्या है कि जो एग्जैक्ट आपका चल रहा है उसकी मॉनिटरिंग जरूरी है, ठीक है। तो सब कुछ एक्यूरेट होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, सेफली आपकी प्रोसेसिंग होनी चाहिए। जो स्टोरेज में आपने देखा कि डेटाबेस क्रिएट हो रहा है, जो सिक्योरिटी का हमने इशू देखा, तो वो भी आपका कंट्रोल का ही पार्ट आएगा। इनपुट प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। तो स्टोरेज देखिए अपने आप में यहाँ पर एक पूरा का पूरा टर्म दे दिया गया, तो सिक्योरिटी आएगी। तो कंट्रोल का मतलब यही होगा कि एंटायर जो हमारा सिस्टम है, जितनी भी एक्टिविटीज हैं, उन सब की मॉनिटरिंग जरूरी है, सो दैट अगर किसी पॉइंट पर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा जा सके। बाकी ये थोड़ा सा डिटेल में और दिया हुआ है, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई अगर डाउट है तो पूछ सकता है। अंशुमान, पूछना है कुछ? नो सर, नो डाउट। ठीक है। प्रांजल, ओके। गोस्वामी जी, नो सर। ओके, ठीक है। फिर एंड करते हैं यहीं पर, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, ठीक है। चलिए, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।